दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 NCERT का चैप्टर 2, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ये पार्ट 3 वीडियो है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के इतिहास को, साथ ही उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दक्षिण भारत में जो शासक हुए उनके लिए संगम साहित्य में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो था सरदार, और सरदारों के अधीन क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? सरदारी। तो पहले हम सरदारों का क्या अर्थ है उसको जान लेते हैं, फिर हम सरदारों के काम और उनके क्षेत्र और इनके स्रोतों को जानेंगे। तो सरदार कौन होता था? तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, यानी पावरफुल व्यक्ति है, जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि उसके बाद, पिता के बाद जो अगला उसका वारिस होगा उसका बेटा होगा, बेटे के बाद बेटा, तो इसे वंशानुगत बोलते हैं। तो जो सरदारी का पद है या जो सरदार है उसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी। उसके समर्थक उसके ख़ानदान के लोग ही होते हैं। तो सरदार के समर्थक उसके ख़ानदान के लोग होते हैं, रिश्तेदारी में से लोग होते हैं। और सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट प्राप्त करता था। तो यहाँ सरदार और राजा में डिफरेंस आ जाता है। राजा कर वसूलते हैं, जबकि ये भेंट यानी गिफ्ट लिया करते थे अपने फॉलोअर से, अपने अधीन लोगों से, और अपने समर्थकों के बीच उस भेंट को बांटता है सरदार। तो आपके NCERT में एक महाकाव्य है तमिल का, उसका अंश दिया हुआ है। उस महाकाव्य का नाम है सिलप्पाधिकारम। तो उसका एक अंश दिया हुआ है कि कैसे राजा जाता है वन यात्रा पे, तो लोग आते हैं और उसको तरह तरह की चीज़ें भेंट देते हैं। तो राजा गिफ्ट स्वीकार करता था, यानी जो सरदार होता था, राजा न कहें सरदार कहें, तो सरदार अपने समर्थकों से भेंट वसूलता था और उसको बांटता भी था। और कई बार संगम साहित्य में जैसे जानकारी मिलती है तो वो इस अपनी भेंट का कुछ हिस्सा अपनी प्रशंसा करने वाले जो कवि थे उनमें भी बांटता था। सरदारी सेना, स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। अब इनके पास सेना नहीं होती तो ये युद्ध में नेतृत्व कैसे करते थे? तो जो किसान होते थे ये किसानों को ही सेना बना लेते थे ज़रूरत पड़ने पे। तो यानी सेना किसानों से ही बन जाती थी युद्ध के समय में। तो कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं सरदारी में। हमने जाना सरदार किसे कहते हैं और साथ ही सरदारी क्या है। अब आगे इनके हम बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये सरदार और सरदारी का उदय कहाँ हुआ? तो ये सरदार और सरदारियों का जो उदय हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन यानी महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र हो गया, और उससे दक्षिण के क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु, केरला और उसके आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम का मतलब क्या हुआ? तमिलकम में वर्तमान के जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से हैं वो आते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप के तमिलकम क्षेत्र में अनेक सरदारियों का उदय हुआ। इन सरदारियों में भी सबसे महत्वपूर्ण सरदारियाँ चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियाँ महत्वपूर्ण थी। अब आता है कि ये जो चोल शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो ये चोल शब्द जो है इसका मतलब होता है नव प्रदेश या नया देश। तो चोल का अर्थ हो गया
नौ प्रदेश या नया देश। इसी तरीके से ये जो चेर है, इस शब्द की उत्पत्ति चेरल या चरल शब्द से हुई है, जो तमिल भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? पर्वतीय देश, पर्वतीय देश। फिर ये जो पांड्य आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्राचीन प्रदेश। पांड्य का मतलब हो गया प्राचीन, प्राचीन प्रदेश। तो हमने जाना सरदार किसे कहते हैं, सरदारियों के क्षेत्र कौन से थे। अब इनको हम मैप में देख लें कि कहाँ पर ये स्थित थे। तो जैसे आप मैप में देख सकते हैं, ये चोल, ये चेर और ये पांड्य। जो चोल हैं, चोलों का क्षेत्र कौन सा था? पूर्वी तमिलनाडु, तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र। और चेर जो थे, इनका क्षेत्र था केरल। और जो पांड्य थे, इनका जो प्रदेश था, दक्षिण पूर्वी भाग था तमिलनाडु के आसपास का, ये आ जाता है। तो ये हो गई महत्वपूर्ण सरदारियों की लोकेशन। थोड़ा सा मैप में देख लेना सही रहता है। अब ये जो सरदारियाँ थी, इनके बारे में हमें, दक्षिण के जो सरदार और राजा थे, इनके बारे में हमें जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो संगम साहित्य है। संगम साहित्य आरंभिक स्रोत माना जाता है दक्षिण भारत के इतिहास का। अब ये संगम शब्द का पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। तो संगम का अर्थ होता है संघ, या कह सकते हैं परिषद, या कह सकते हैं गोष्ठी। अब इनका मतलब क्या हुआ? यानी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं तो इसे क्या बोलेंगे? संगम। अब कई सारे लोग मिलकर क्या किया? कई लोगों के संगम से, यानी बहुत सारे लोग जो इकट्ठे हुए, उन्होंने साहित्य की जो रचना करी, उसी को बोलते हैं संगम साहित्य। या तमिल कवियों के सम्मेलन को ही हम बोलते हैं संगम साहित्य। अब संगम साहित्य के साथ साथ सरदारियों की जो जानकारी मिलती है, वो हमें अशोक के शिलालेखों से भी मिलती है, जो हमने पीछे अशोक के बारे में पढ़ा। इसके अलावा मेगस्थनीज थे, उसके स्रोत से भी, विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है दक्षिण के इतिहास के बारे में। अब हम जाने कि संगम साहित्य में था क्या। तो प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों के बारे में जानकारी देती हैं। तो मैंने बताया कि जो दक्षिण के शासक होते थे, उनके लिए संगम साहित्य में सरदार वर्ड यूज़ किया गया है। इन कविताओं से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार सरदारों ने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किया। जैसे हमने विवरण पे पढ़ा कि जो सरदार होते थे, वो गिफ्ट लिया करते थे और वितरण भी करते थे। ये जो संगम साहित्य है, इनकी रचना ईसा की, यानी ईसवी सन की पहली 4 शताब्दी में हुई थी। और संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। अब ये जो सरदारियाँ थी, हमने जाना सरदार का क्या मतलब था, कहाँ पे थी, और इनकी जानकारी के स्रोत, इनकी विशेषताएं क्या थी। तो ये जो सरदार लोग होते थे, नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे, विशेष अनुष्ठानों का संचालन करते थे, युद्ध के समय नेतृत्व करते थे, विवादों को सुलझाते थे। दो लोगों के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो मध्यस्थ कौन होगा? जो मुखिया होगा, यानी सरदार। कोई स्थायी सेना इनकी नहीं होती थी। और ऐसे अनेक सरदार और राजा थे जो लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें सातवाहन और शक शासक शामिल थे। तो ये टैक्स तो लेते नहीं थे, तो इन्हें कर या राजस्व या टैक्स कहाँ से मिलता था? तो लंबी दूरी के व्यापार से मिलता था। अब इसमें आया सातवाहन और शक शासक।
तो ये जो शासक थे ये लंबी दूरी के व्यापार से राजस्व ये भी इकट्ठा करते थे और ये मौर्योत्तर काल के शासकों में माने जाते थे। थोड़ा सा हम इनके बारे में जान लेते हैं। तो सातवाहन जो थे शासक ये मध्य तथा पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करते थे और इन्होंने 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 400 सालों तक शासन किया। और शक शासक तो महाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन किया, पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले, और ये मध्य एशियाई मूल के शासक माने जाते हैं। इनको कबीलाई शासक भी बोलते हैं। तो ये मध्य एशियाई मूल के शासक होते थे। अब हम थोड़ा सा फिर से उत्तर भारत में चलते हैं। तो जब हमने देखा कि मौर्यों का पतन हो जाता है और शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जब अंतिम जो शासक होता है जिनका नाम बृहद्रथ होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, तो मौर्य वंश का अंत हो जाता है। और मौर्य वंश के पतन के बाद पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में, पूर्वी भारत बिहार के आसपास का, मध्य भारत हो गया और दक्कन, तो दक्कन दक्षिण, दक्कन वर्ड जो आता है वो संस्कृत के वर्ड दक्षिण से, और अंग्रेज़ों ने दक्षिण को क्या बोला, दक्कन, तो यहीं से दक्कन वर्ड आ रहा है। तो दक्कन में मौर्यों के स्थान पर मौर्य जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, पूरे देश को एक तरह सूत्रों में बांधा। लेकिन मौर्य के पतन के बाद वो एकता भंग हो जाती है और मौर्य के स्थान पे कई स्थानीय राजवंश आ गए, जैसे शुंग जो पुष्यमित्र सिंह ने रखा, फिर कर्ण और सातवाहन। जबकि उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारी यानी आक्रांताएँ और उन्होंने शासन किया। इनमें कौन थे, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियाई, कुषाण आदि शामिल थे। तो हमने उत्तर भारत के बारे में थोड़ा सा जाना। आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें पढ़ना किसके बारे में है, तो सातवाहनों के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, और शकों के बारे में दिया हुआ है, और कुषाण शासकों के बारे में थोड़ा दिया है। तो इतना आपके रेफरेंस के लिए बताया एनसीईआरटी में, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो राजा है मौर्यों के बाद, तो दैविक राजा यानी जो ये राजा है इन्होंने अपने आप को देवताओं से जोड़ने की कोशिश करी। तो राजा अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के साथ अपने को जोड़ लेते थे। इनमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कुषाण शासकों का है। कुषाण शासकों ने जिस प्रकार के राजधर्म को प्रस्तुत किए करने की इच्छा की, उसका सबसे उत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। तो ये कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के हैं। इसमें आप देखेंगे एक तरफ कुषाण शासकों के चित्र हैं और दूसरी तरफ हवाओं के चित्र हैं। तो इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि वे अपने आप को देवताओं से जोड़ना चाहते थे। मथुरा के माट नामक एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई थी। ये मूर्ति आप देख रहे हैं। और अफ़गानिस्तान के देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्ति पाई गई। तो इसका क्या अर्थ है, तो इस इतिहासकार ये मानते हैं कि इन मूर्तियों के द्वारा कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी देवताओं के बराबर प्रस्तुत करना चाहते थे। मंदिरों के बाहर मूर्ति लगवाने का मतलब यही है। कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई। अब ये देवपुत्र की उपाधि आई कहाँ से, तो ये माना जाता है कि शायद चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे वो लोग, और जो क्योंकि जो चीनी शासक थे वो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहा करते थे। तो दैविक राजा में क्या था कि राजाओं के द्वारा अपने आप को देवताओं के तुल्य प्रस्तुत करना। अब ये क्यों किया करते थे, यदि जनता में ये विश्वास हो जाए कि ये राजा जो है जनता या ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं,
तो जनता जल्दी उनके साथ बगावत नहीं करेगी। इसलिए कई बार अपनी उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा जो थे अपने आप को देवी देवताओं से जोड़ते थे। फिर आए हम गुप्त काल के बारे में। थोड़ा सा आपकी बुक में गुप्त काल के बारे में दिया हुआ है, हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पे चलेंगे। तो गुप्त साम्राज्य था, इसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी, ईस्वी में की थी। और श्रीगुप्त इसके पहले शासक थे। उसके बाद घटोत्कच गुप्त आएंगे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त साम्राज्य का, और इनके द्वारा एक गुप्त संवत जारी की जाती है 319 ईस्वी में, और इसको भारत सरकार के द्वारा भी इस गुप्त संवत को अपनाया गया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के उपनाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जितने भी युद्ध कहा जाता है जितना लड़े वो कभी हारे नहीं। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को गुप्त काल का स्वर्णयुग कहा जाता है। उनके बाद कुमारगुप्त प्रथम आते हैं, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था। स्कंदगुप्त, तो कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त आते हैं, और इनके समय हुणों का आक्रमण होता है और गुप्त वंश का अंत हो जाता है। ये गुप्त वंश के अंतिम शासक होते हैं। अब गुप्त वंश क्या था? मौर्य वंश की तरह गुप्त राजवंश एक बड़े साम्राज्य का निर्माण करके भारतीय संस्कृति को दृढ़ता प्रदान करते हैं और भारतीय इतिहास को स्थायी रूप से प्रभावित करता है। तो गुप्त राजवंश जो है मौर्यों के बाद काफ़ी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राजवंश प्राचीन भारत का माना जाता है। गुप्तों के बारे में हमें जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो गुप्त शासकों के बारे में हमें गुप्त शासकों के इतिहास की रचना साहित्यिक सिक्कों और अभिलेखों के माध्यम से की गई। उनके द्वारा कई सारे सिक्के जारी किए गए थे, और उस समय का बहुत सारा साहित्य अभिलेख है जिनके माध्यम से इतिहासकार गुप्त शासकों के इतिहास की रचना करते हैं। इसके अलावा गुप्त काल में क्या है उसकी जानकारी किससे मिलती है? तो कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियों का प्रयोग में लाया जाता है। यानी गुप्तों की जानकारी का स्रोत प्रशस्तियाँ भी है। उदाहरण इनमें प्रयाग प्रशस्ति आती है। तो अब हम जान लेते हैं कि प्रशस्ति किसे कहते हैं और प्रयाग प्रशस्ति क्या थी। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा में उक्तियाँ या पंक्तियाँ। कवियों के द्वारा अपने राजाओं को खुश करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर जो कविताएं या गीत लिखे जाते थे उन्हीं को हम बोलते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा में उक्तियाँ या पंक्तियाँ। अब जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन, और ये प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। हरिसेन कौन थे? तो गुप्त सम्राटों में सबसे शक्तिशाली जो सम्राट थे समुद्रगुप्त, उनके राजकवि थे। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की बड़ाई करती है, और प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त को अनेक गुणों का स्वामी बताती है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आप प्रयाग प्रशस्ति का ये अंश है। तो इसमें बताया क्या है? इसमें समुद्रगुप्त को बताया गया है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। वे परमात्मा पुरुष हैं, वे अज्ञेय हैं। और इसी तरीके से उन्होंने आगे बताया कि वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की मूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र आदि हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि जो प्रशस्तियाँ थी राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाती थी, और उनके गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था।